न्यूमेरिकल्स में देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, a small piece of metal wire is dragged across the gap between the pole piece of a magnet in 0.5 seconds. The magnetic flux between the pole pieces is known to be 8 into 10 raised power minus 4 Weber. Estimate the induced EMF in the wire. तो जो EMF है उसका फॉर्मूला क्या होता है? EMF का फॉर्मूला E is equal to minus d phi dt होता है, ठीक है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो ये d phi v dt के इक्वल हो जाएगा। चेंज इन फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो जो स्मॉल पीस ऑफ मेटल वायर है उसको जो पोल पीस है मैग्नेट का उसके बीच में से ड्रैग किया जाता है, तो फ्लक्स कितना चेंज हो जाएगा? 8 into 10 raised power minus 4 वेबर। और इसमें उसको कितना टाइम लगा? 0.5 सेकेंड। तो ये 0.5 तो हो जाएगा 8/5 into 10 raised power minus 4 और इसको 10 raised power minus 1 लिख देंगे, तो 1.6 into 10 raised power minus 3 वोल्ट। तो ये आ जाएगा 1.6 मिली वोल्ट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा 1.6 मिली वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A jet plane is traveling west at 450 मीटर पर सेकंड। देखिए ये हमने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बना दिया था, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इसमें हमने डायरेक्शंस को भी शो कर दिया। ये डायरेक्शंस है, राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट की डायरेक्शन होती है, और फिर ये नॉर्थ और ये साउथ। हॉरिजॉन्टल में ये 4 डायरेक्शंस हैं। अब जो जेट प्लेन है वो वेस्ट की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो जो जेट प्लेन है वो वेस्ट की तरफ ट्रेवल कर रहा है। ये सपोज करिए कि जेट प्लेन है, ये इसके विंग्स है, ठीक है। तो विंग्स की डायरेक्शन बताइए बेटा, विंग्स किसके अलोंग है? ये जेट प्लेन है, तो जेट प्लेन में विंग्स किसके अलोंग है? अगर जो प्लेन है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, वेस्ट की तरफ, तो जो वेलोसिटी वेक्टर है वो तो वेस्ट की तरफ आ गया। दिस इज वेलोसिटी वेक्टर एंड दिस इज टुवर्ड्स वेस्ट, है ना। और जो प्लेन के परपेंडिकुलर इसके विंग्स होंगे जो कि नॉर्थ की डायरेक्शन में होंगे, ये नॉर्थ की डायरेक्शन, ये साउथ की डायरेक्शन, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो जो विंग्स हैं वो इसके परपेंडिकुलर हो गए, ये इसके विंग्स हो गए। इस तरह से हमने इसके विंग्स बना दिए जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। तो जो जेट प्लेन है उसकी स्पीड दे रखी है 450 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेसेस, अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का, तो अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है वो दिया हुआ है 4 into 10 raised power minus 4, ये 4 into 10 raised power minus 4 टेस्ला के इक्वल है। और इसका जो एंगल ऑफ डिप दे रखा है वो 30 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप जो है वो 30 डिग्री। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या होगी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो हॉरिजॉन्टल तो होगा ही। अब हॉरिजॉन्टल में ये डायरेक्शंस है, नॉर्थ साउथ है, ईस्ट वेस्ट है, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होता है? नहीं बता रहे बेटा? तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में होता है, साउथ टू नॉर्थ। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में होगा, यानी कि इस तरह से होगा। ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में। और उससे पूछा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एंड्स ऑफ विंग्स, मतलब ये जो विंग्स है, ये विंग्स है दोनों, मान लीजिए कि पी क्यू विंग्स है, इनके अक्रॉस कितना ईएमएफ होगा? तो ये जो पी क्यू है ये तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो गया, यानी कि विंग्स हो गए, ये v वेलोसिटी हो गया, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। तो आप मुझे ये बताइए क्या अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विंग्स में कोई ईएमएफ इंड्यूस करेगा?
क्या कंडीशन होती है? जो मोशनल ईएमएफ का ये फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू BLV, इसमें कंडीशन होती है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। B L के परपेंडिकुलर होना चाहिए, L B के परपेंडिकुलर होना चाहिए और B B के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी दो पैरेलल हो गए तो उसका ईएमएफ 0 होगा। तो अब बताइए क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोई ईएमएफ इंड्यूस करेगा विंग्स के अक्रॉस? नो सर। नो सर। कंपोनेंट इज पैरेलल टू द विंग्स। विंग्स मतलब कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ के पैरेलल है। तो देयरफॉर नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अक्रॉस द विंग्स। तो जो विंग्स हैं उसके अक्रॉस कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब मैग्नेटिज्म को देखिए कि अगर आप एक ये ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच में जो एंगल होता है ये डेल्टा होता है। ठीक है, तो अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो वहां पे वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। वर्टिकल कंपोनेंट ये हो गया बेटा ऊपर की, है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट हो गया बीबी। तो बीबी यहाँ पे देखिए, बीबी को मैं बनाता हूँ, ये बीबी हो गया। तो आप बताइए कि बीबी इस पे ईएमएफ इंड्यूस करेगा या नहीं? तीनों को देखिए बेटा, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया, ये लेंथ हो गया PQ और ये वर्टिकल डायरेक्शन में इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया BB। तो आप बताइए कि BB ईएमएफ इंड्यूस कर पाएगा या नहीं? यस सर। बट जो BB है वर्टिकल कंपोनेंट will be able to induce the EMF across the wings, induce the EMF across the wings। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ईएमएफ इंड्यूस करेगा क्योंकि वो तीनों के परपेंडिकुलर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और जो ईएमएफ है वो कितना हो जाएगा? BLV के फॉर्मूले से यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें बताइए कि वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है और डेल्टा भी दे रखा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालें? तो यहाँ से tan डेल्टा की वैल्यू होती है tan डेल्टा इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट ये BB हो गया अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अगर आपको वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है तो वो BH tan डेल्टा के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो वर्टिकल कंपोनेंट को हम लिख सकते हैं BH tan डेल्टा इनटू L इनटू B। अब आपको किसकी वैल्यू नहीं पता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 4 into 10⁻⁴ टेस्ला। कई बार इसको फॉर गॉस, एक और चीज नोट करिएगा कि गॉस में भी मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, और अगर गॉस में मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है तो गॉस का मतलब होता है 10⁻⁴ टेस्ला। तो कभी कभी आपको लिख देगा 4 गॉस, तो आपको उस गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये BH की वैल्यू होगी tan डेल्टा कितना हो जाएगा? tan डेल्टा हो जाएगा tan 30 डिग्री। लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, विंग्स की लेंथ कितनी दी हुई है? 30 मीटर। तो विंग्स की लेंथ हो गई 30 मीटर और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? वेलोसिटी दे रखा है 450 मीटर पर सेकंड। ये 450 आ जाएगा। ठीक है, और ये ईएमएफ सब कुछ SI यूनिट में, तो इसलिए ईएमएफ की जो वैल्यू है वो वोल्ट में आ जाएगी। बस अब इसको कैलकुलेट करिए, वैल्यूज भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 4 into 10⁻⁴ 1030 हो जाएगा 1/√3। 1/√3 को हम √3/3 लिख सकते हैं। 1030 is 1/√3, that is √3/3। रैशनलाइज करके लिखिए तो थोड़ा सा आसानी होगी इसमें, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स। ठीक है, तो ये 4 into √3 into 45 और 10 की पावर्स को अलग कर दिया। ये 10⁻, इसमें से एक पावर मिल गई, 10 में से एक पावर मिल गई 2, ये 10⁻⁻2। 45 4 जा 180 और √3 हो जाएगा 1.732।
इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आप इसकी ईएमएफ की कैलकुलेशन कर लोगे। तो इसको मल्टीप्लाई करिए और इसके ईएमएफ की कैलकुलेशन कर लीजिए, तो ये इतना वोल्ट आ जाएगा। नोट करिए बेटा। तो जो दूसरे कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो पहली कॉइल की करंट की वजह से होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दो कॉइल्स हैं इसलिए जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो ये कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस 5v2/i1 के इक्वल होगा। 5v2 की वैल्यू दी हुई है 0.5 × 10⁻³ और करंट है 0.5, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो 10⁻³ आ जाएगा। m की वैल्यू हो जाएगी 10⁻³ हेनरी, और ये जो 10⁻³ है इसको हम 1 मिली लिख सकते हैं, 1 मिली हेनरी हो जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 1 मिली हेनरी। इसका दूसरा पार्ट देखिए, इफ द करंट थ्रू द स्मॉल कॉइल सडनली फॉल्स टू 0, और कहता है कि जो कॉइल है वो अचानक से 0 हो गया, तो व्हाट वुड बी द इफेक्ट इन द लॉन्ग कॉइल ना। तो अगर ये अचानक से 0 हो जाए तो ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, ठीक है, तो चेंज इन फ्लक्स किसकी वजह से होगा? चेंज इन करंट की वजह से होगा। तो अगर करंट चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, तो एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, EMF will be induced in, तो करंट किस में है? करंट है स्मॉलर कॉइल में, करंट इज ए स्मॉल नेबरिंग कॉइल, स्मॉलर कॉइल में करंट है, तो उससे जब करंट चेंज होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, विल बी इंड्यूस्ड इन अ लार्जर कॉइल। ठीक है, तो लार्जर कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसमें फ्लक्स चेंज तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है, तो जो फ्लक्स चेंज है वो तो आ जाएगा d डेल्टा फाई इज इक्वल टू φ2 - φ1, तो φ2 तो 0 हो जाएगा जब सडनली फॉल्स टू 0, और जो पहले वाला फ्लक्स है वो 0.5 × 10⁻³ वेबर दिया हुआ है, लेकिन टाइम नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम ईएमएफ की कैलकुलेशन इसमें नहीं कर सकते। अगर सडनली की जगह उसने ये टाइम दिया हुआ होता कि कितने टाइम में वो 0 हो गया, तो फिर हम इसका ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, तो करंट 0 हो जाती है, करंट का चेंज हम निकाल सकते हैं, लेकिन कितनी देर में हुआ वो नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको बस इसका ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ऐसे लिख देंगे कि ईएमएफ इंड्यूस होगा फ्लक्स के चेंज की वजह से। नोट करिए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 0.15 टेस्ला। If the resistance of the total circuit is 3 ohm, total circuit का resistance दे रखा है 3 ohm. Calculate the force needed to move the rod in the direction as indicated with the constant speed of 2 meter per second. तो जो constant speed है वो 2 meter per second दे रखी है, तो force कितना लगेगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो ये जो PQ है वो एक सर्किट से कनेक्टेड है, सर्किट का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ohm। ठीक है, तो इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? तो जो ये फॉर्मूले आपको डिराइव करके बताए थे, ईएमएफ होता है बीएलवी, फिर इसकी वजह से एक करंट आती है BLV/R, और फिर ये जो फोर्स है वो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से लगता है, यानी कि ILB। ठीक है, sin 90 की वजह से वो 1 हो जाएगा, I की वैल्यू BLV/R × L × B, तो ये हो जाएगा B² L² V/R। तो फोर्स नीडेड इज व्हाट? B² L² V/R। ठीक है, अब इसमें आपको किसकी वैल्यू नहीं दी हुई है? B आपको दे रखा है 0.15 टेस्ला, R की वैल्यू दे रखी है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ दे रखा है, PQ की लेंथ 0.5 मीटर, तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी दिया हुआ है 0.5 मीटर के इक्वल। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज डालिए और फोर्स सब कुछ SI यूनिट में है, तो फोर्स भी SI यूनिट में आ जाएगा, तो 0.15 का स्क्वायर फिर L², L हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, V हो गया 2 डिवाइड बाय R हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15 × 10⁻⁻² यानी कि 25 × 10⁻⁻4 हो जाएगा।
फिर ये 5 into 10 raised power minus 1, तो 25 into 10 raised power minus 2 हो जाएगा, into 2 divided by 3। ठीक है, 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 75 टाइम्स 75 to the 150 into 25 into 10 raised power minus 6। ठीक है, ये 0 इसको 10 raised power minus 5 कर देगा, 25 5 जा 125, 12 37 हो गया into 10 raised power minus 5, और ये हो जाएगा 3.75, दो पावर इसमें ऐड हो जाएगी तो into 10 raised power minus 3 न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 3.75 into 10 raised power minus 3 न्यूटन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट हम यूज कर रहे हैं। हमने ये सपोज कर लिया कि जो स्ट्रेट कंडक्टर है उसमें आई करंट है, और आप ये जानते हैं कि स्ट्रेट कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये इसका फॉर्मूला है। करंट की डायरेक्शन का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप अपना फेस करंट की डायरेक्शन में रखते हैं तो राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये स्क्वायर लूप के साथ जो एसोसिएट होगा वो इन्वर्ट होगा, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इस लूप के साथ फ्लक्स एसोसिएट होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और इस वजह से इन दोनों के अंदर एक कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी या बदलता रहेगा? तो ये जो क्रॉस मैंने मैग्नेटिक फील्ड के लिए लगाया है, ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल है? नहीं बता रहे हो बेटा। मुझे इसका फ्लक्स कैलकुलेट करना है और मुझे ये फॉर्मूला लगाना है phi is equal to b dot a। b और a दोनों ही परपेंडिकुलर है, मैं अगर इनको सेम डायरेक्शन में कंसीडर कर लूं तो ये ba cos 0 यानी कि b into a हो, लेकिन ये फॉर्मूला जो है वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पूरे लूप के लिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा या वो अलग-अलग पॉइंट पे अलग-अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा? सर वेरिएबल होगा। वेरिएबल होगा, है ना, क्योंकि वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि b r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे आप इस लूप में राइट साइड की तरफ चलेंगे वैसे वैसे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो घटता चला जाएगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला इसमें नहीं लगा सकते। ठीक है, हमने पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कई बार ऐसा किया था कि जब आपको एक वेरिएबल डिस्टेंस लेनी हो तो आप इसका एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, तो हम इस एरिया का एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, है ना। इस एलिमेंट के लिए अगर हम ये पूरी डिस्टेंस को r कंसीडर करते हैं तो इसके इस छोटे से पार्ट की लेंथ को हम dr ले सकते हैं। अब ये जो dr है इसकी डिस्टेंस r है, तो इस छोटे से एरिया के लिए तो मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कंसीडर कर सकता हूं, और इसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा d phi, ठीक है, तो उसमें हम मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं b into dA। जो dA है वो इसका एरिया है, इस स्ट्रिप का एरिया है। ठीक है, ये स्क्वायर लूप है और स्क्वायर लूप की डायग्राम में साइड दी हुई है a, तो ये जो स्क्वायर लूप है ये साइड a का है, तो यानी कि ये लेंथ a हो गई और इधर वाली लेंथ भी a हो गई। तो ये जो एलिमेंट्री रेक्टेंगल है इसकी लेंथ हो गई a और ब्रेथ हो गई dr। तो dA की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ हो गया a और ब्रेथ हो गया dr, तो हम dA को लिख सकते हैं a into dr। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है इस एलिमेंट्री स्ट्रिप की, तो ये जो d phi है दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स associated with एलिमेंट ऑफ एरिया यानी कि एलिमेंट्री एरिया। तो ये जो एलिमेंट्री एरिया है dA उसके एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है dA के एसोसिएटेड वो d phi होगा और वो b into dA के इक्वल हो जाएगा। dA की वैल्यू a into dr के इक्वल हो। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि अगर मुझे पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना हो, phi is total magnetic flux associated with square loop, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द स्क्वायर लूप, तो क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट कर देंगे। और इसमें वेरिएबल क्या है,
मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया डी फाई, लेकिन इसमें वेरिएबल क्या है और उसके लिमिट्स क्या होंगे। तो डायग्राम में दिया हुआ है कि जो नियर एंड है वो x डिस्टेंस पे r वेरी कर रहा है, तो r की मिनिमम वैल्यू लूप के लिए कितनी होगी और r की मैक्सिमम वैल्यू लूप के लिए कितनी होगी। मिनिमम x मैक्सिमम x प्लस a। तो मिनिमम वैल्यू तो x हो गई है ना, और ये पूरा इसका जो फारदेस्ट एंड होगा वो इससे x प्लस a डिस्टेंस पे होगा, ये वाली जो डिस्टेंस है वो x प्लस है। तो लूप के लिए जो r वेरी करेगा वो मिनिमम x और मैक्सिमम x प्लस a वेरी करेगा। अब इसको हमें इंटीग्रेट करें, r इसमें वेरिएबल है तो ये x से लेके x प्लस a तक हो जाएगा। b की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ पे जहाँ पे हमने b निकाला था इस वाले पॉइंट पे b कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। तो r डिस्टेंस पे जो b है वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r हो जाएगा इंटू a इंटू डी आर। तो डी फाई की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r इंटू a इंटू डी आर। ठीक है, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो जो जो कांस्टेंट है उन सबको बाहर ले आइए, जो जो चीजें कांस्टेंट है उन सबको बाहर लेके आइए। तो सिर्फ r वेरिएबल है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, तो इसमें म्यू नॉट आई a अपॉन 2 पाई ये सब बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 अपॉन r इंटू डी आर, और इसकी लिमिट्स हो जाएंगी x से लेके x प्लस a तक। ठीक है, नोट करिए बेटा, ये आपने पढ़ा होगा डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस e 1 बाई x के इक्वल होता है, और डिफरेंशिएशन जब राइट साइड में जाएगा तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x टू द बेस e। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से r के रिस्पेक्ट में म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई और 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन हो जाएगा log r टू द बेस e, और इसकी लिमिट्स हो जाएंगी x से लेके x प्लस a तक। तो ये हो गया म्यू नॉट आई a अपॉन 2 पाई, और ये हो जाएगा log x प्लस a अपर लिमिट डाल दी, फिर माइनस log x लोअर लिमिट डाल दी, तो म्यू नॉट आई a अपॉन 2 पाई, लॉग की प्रॉपर्टी होती है बेटा log m अपॉन n, इसको हम लिख सकते हैं log m माइनस log n, और बेस इसमें सेम रहेगा, अगर e बेस है तो सभी में बेस e रहेगा, यानी कि हम log m माइनस log n को log m अपॉन n लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा log m अपॉन n, तो log x प्लस a अपॉन x, तो m की प्लेस पे x प्लस a आ गया और n की प्लेस पे x आ गया और इसका बेस हो गया e, तो log x प्लस a अपॉन x टू द बेस e। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई a अपॉन 2 पाई log टू द बेस e, और x से x को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा प्लस a बाई x, और ये हो गया फाई के, है ना। तो ये फ्लक्स हो गया, फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल, तो जो स्क्वायर कॉइल है उसके एसोसिएटेड फ्लक्स होगा। अब ये फ्लक्स अगर चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। तो ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखिए कि जो ईएमएफ है वो हम कैलकुलेट करते हैं माइनस डी फाई डी टी। अब इसमें फाई की वैल्यू डाल दीजिए, तो माइनस डी डी टी, और फाई की वैल्यू हो गई म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई log 1 प्लस a बाई x टू द बेस e। अब इसमें क्या है कि म्यू नॉट a अपॉन 2 पाई ये सब कांस्टेंट है, a और x भी कांस्टेंट है, तो 1 प्लस a बाई x, log भी कांस्टेंट हो गया। सिर्फ ये जो करंट है इसके चेंज होने की वजह से ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो हम इसी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये डी आई डी टी के हो गया, और म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन से जो ईएमएफ है वो माइनस एम डी आई डी टी के इक्वल है, तो ये हो गया माइनस एम डी आई डी टी, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डी आई डी टी से डी आई डी टी कैंसिल हो गया, और जो कुछ बच गया वो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा म्यू नॉट a अपॉन 2 पाई इनटू log 1 प्लस a बाय x।
ठीक है, तो ये आ गया कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जो सेकंड पार्ट है उसमें करंट चेंज नहीं हो रही है, करंट को उतना ही रखा हुआ है और पोजीशन चेंज हो रही है क्योंकि उसके अंदर एक स्पीड है v। तो ये वाला जो पार्ट है ये फ्लक्स, अगर हम इस फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो d phi dt की वैल्यू आ जाएगी, है ना। और d phi dt की वैल्यू आ गई तो उससे हम EMF कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि d phi dt की जो वैल्यू है वही EMF होता है। तो अब हमें इसमें डिफरेंशिएट करना है और जो वैल्यूज दी हुई है उन सारी वैल्यूज को हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, फिर इसको डिफरेंशिएट करें। ठीक है, तो ये हमारा ये फ्लक्स का एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे और हम फिर इससे EMF की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो d phi dt कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो म्यू नॉट I a अपॉन 2 पाई ये सब तो कांस्टेंट है और हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में log x प्लस a अपॉन x। ठीक है, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है राइट साइड की तरफ और उसमें x चेंज होगा तो इसलिए v का x के साथ ये रिलेशनशिप होगा, v की वैल्यू dx dt के इक्वल होगी, x इसमें वेरिएबल है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा हम सिंपलीफाई कर सकते हैं म्यू नॉट I a अपॉन 2 पाई d dt और इसको हम log m अपॉन n से log x प्लस a माइनस log x लिख सकते हैं। अब थोड़ा डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा, तो म्यू नॉट I a अपॉन 2 पाई log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस a, फिर x प्लस a का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx dt और a का डिफरेंशिएशन 3। ऐसे ही दूसरे वाले log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और फिर x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो ये dx dt आ जाएगा और dx dt की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, v के इक्वल हो जाएगी। तो इन दोनों में से ये dx dt कॉमन आ जाएगा। ठीक है, dx dt को कॉमन ले लेंगे तो ये 1 अपॉन x प्लस a माइनस 1 अपॉन x आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I a अपॉन 2 पाई और dx dt को हम v लिख सकते हैं और ये हो जाएगा x माइनस a डिवाइड बाय x प्लस a इनटू x, ये x से x कैंसिल हो। तो अगर हम इसमें माइनस d phi dt की वैल्यू निकालें तो ये d phi dt की वैल्यू हो गई। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस d phi dt हो जाएगा म्यू नॉट I a v अपॉन 2 पाई और ये माइनस से मल्टीप्लाई करने की वजह से खत्म हो जाएगा, तो ये a अपॉन x प्लस a इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक है, और इसको माइनस d phi dt को हम EMF लिख सकते हैं, तो ये हमारी EMF की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसमें किस किस चीज की वैल्यू दे रखी है। म्यू नॉट की वैल्यू तो हमें पता होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट इसमें दिया हुआ है 50 एम्पियर, a की वैल्यू दे रखी है 0.1 मीटर, v दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, तो v की जगह 10 आ जाएगा डिवाइड बाय 2 पाई लोकेशन a की वैल्यू तो 0.1 है और x प्लस a, तो x हो गया 0.2 प्लस a हो गया 0.1 और फिर x की वैल्यू 0.2। ठीक है, अब ये 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा और इस बचे हुए पार्ट को आप खुद ही सॉल्व कर लोगे तो जो भी कुछ आंसर आएगा वो इतना वोल्ट आ जाएगा। About an axis normal to the rod passing through its one end,
ठीक है, तो जो रॉड है उसको रोटेट किया जाता है और एक्सिस के जो एक्सिस है वो उसके एक एंड से पास होता है और रॉड के परपेंडिकुलर है, यानी कि रॉड अगर हॉरिजॉन्टल है तो जो एक्सिस है वो वर्टिकल होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा एक एंड से। The other end of the rod is in contact with a circular metallic ring. A constant and uniform magnetic field of 0.5 Tesla parallel to the axis exists everywhere. तो एक्सिस के पैरेलल इतना मैग्नेटिक फील्ड हर एक जगह है। तो कैलकुलेट द ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग। तो कितना ईएमएफ डेवलप होगा, जैसे ये रिंग है ना, इसके परपेंडिकुलर, इस रिंग के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड हमने अंदर की तरफ सपोज कर लिया और इसको ऐसे रोटेट किया जाता है। ये ए जो है वो फिक्स्ड एंड है, जो एक्सिस है वो इस ए से पास होता है और ये बी, तो ए बी के अक्रॉस उसने ईएमएफ पूछा है कितना होगा। ए बी की लेंथ को अगर हम एल कंसीडर करें और इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट किया जाता है, तो आप बताइए कि इसके ए बी के अक्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। फार्मूला बताइए। हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। फार्मूला हो जाएगा हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा और इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट। क्या नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5 टेस्ला, तो बी हो गया 0.5। लेंथ ऑफ द रॉड कितना हो गया 1 मीटर, तो ये 1 का स्क्वायर और ओमेगा एसआई यूनिट में दिया हुआ है 400, तो ये 400 टेक होगा। तो 1/2 0.5 को भी 1/2 लिख देंगे इनटू 400, तो ये 4 से 400 को डिवाइड कर दिया तो ये 100 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो ये जो रॉड है ए बी, इसके अक्रॉस 100 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस होता है। सपोज करिए कि जो ए है वो हायर एंड पे है और बी लोअर एंड पे, तो ए बी के अक्रॉस 100 वोल्ट होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और आप बताइएगा बेटा कि उसका आंसर क्या होगा। अगर सपोज करिए कि इस तरह की एक बाइसिकल का व्हील है, सपोज करिए कि ये बाइसिकल का व्हील है और ये इसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट किया जाता है और उसमें 50 स्पोक्स हैं, इस तरह की 50 स्पोक्स हैं। तो बताइए कि एक्सेल और रिम के बीच में, है ना, तो ये वाला जो पॉइंट है ये तो एक्सेल हो गया और ये रिम हो गया। तो एक्सेल और रिम के बीच में कितना ईएमएफ होगा अगर n की वैल्यू नंबर ऑफ स्पोक्स 50 है ना, बाकी सब कुछ सेम है। तो आप बताइए कि नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा। तो रिम और एक्सेल, अगर एक, जैसे ये एक कंडक्टर है ए बी, अगर इसके अक्रॉस ए बी के अक्रॉस 100 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो नेट ईएमएफ कितना होगा। ठीक है, तो जो ई नेट है वो एक सिंगल स्पोक के बराबर ही होगा। एक स्पोक हो या कितने भी स्पोक्स हो, वोल्टेज उतनी रहेगी, बिकॉज दिस इज सेम एज n सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे n सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, है ना। तो जो नेट ईएमएफ है वो एक सिंगल सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। तो देखिए इनका सभी का जो पॉजिटिव एंड है वो एक साथ है, नेगेटिव एंड वो रिंग के अक्रॉस कनेक्टेड है। तो पॉजिटिव एंड एक पॉइंट से कनेक्टेड है, नेगेटिव एंड एक पॉइंट से कनेक्टेड है। तो ये जो सारे स्पोक्स हैं ये एक सेल की तरह बिहेव करेंगे और इसका बिहेवियर ऐसे होगा जैसे ये सारे के सारे जो सेल्स हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो चाहे एक स्पोक है चाहे 100 स्पोक्स हैं, वोल्टेज उतनी ही रहेगी जितनी एक स्पोक की है, क्योंकि उसका बिहेवियर ऐसे होगा जैसे कई सारे सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हो। ठीक है बेटा, तो इसका ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल। A horizontal wire 10 मीटर लॉन्ग, तो ये जैसे एक हॉरिजॉन्टल हमने डायरेक्शन बना दी और जो वायर है वो 10 मीटर लॉन्ग है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो जो वायर है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ एक्सटेंड कर रहा है, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ ऐसे हो गया, ये वायर हो गया ए बी, है ना। और ये जो है नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड। Right angles to the horizontal component of Earth's magnetic field.
तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है, तो ये इसका अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया साउथ से नॉर्थ की तरफ, है ना। तो अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। कंडक्टर की जो लेंथ है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है ना। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए और जो वेलोसिटी है वो भी परपेंडिकुलर है। तो राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 0.3 into 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ। वेबर पर मीटर स्क्वायर मतलब टेस्ला, तो इतना टेस्ला हो गया। तो व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर कितना होगा। तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे हैं। ये देखो ये लेंथ AB हो गया, AB और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 90 डिग्री पे हो गए, और जो वेलोसिटी वेक्टर है नीचे की तरफ फॉल कर रहा है इसलिए वेलोसिटी नीचे की तरफ है, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो A का आंसर हो गया E = BLV, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही ईएमएफ इंड्यूस करेगा, है ना। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू है 0.30 into 10⁻⁴, और जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है वो है 10 मीटर, और वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 0.3 into 10⁻⁴, तो 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 3 5 15 into 10⁻⁴, और इसको लिखेंगे 1.5 into 10⁻³ वोल्ट। तो ये 1.5 मिली वोल्ट आ जाएगा, तो ईएमएफ हो गया 1.5 मिली वोल्ट। तो इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब उसने पूछा है कि भाई डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ बताइए। ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो, ईएमएफ की डायरेक्शन हम लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ बताते हैं, लोअर टू हायर। तो आपको बताना है कि लोअर एंड कौन सा होगा और हायर एंड कौन सा होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लें। ये इलेक्ट्रॉन हो गया कंडक्टर के अंदर, और इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वही होगी जो कंडक्टर की वेलोसिटी होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वर्टिकल डाउनवर्ड्स है। और इसके ऊपर देखिए कि जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव करेगा वही एंड लोअर पोटेंशियल पे हो जाएगा, है ना। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज Q times V क्रॉस 3। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स आ गया, तो Q की वैल्यू तो -E के इक्वल हो गई। वेलोसिटी वेक्टर वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स के लिए हमने -K कैप ले लिया। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ में हम J कैप लेते हैं और साउथ में हम -J कैप लेते हैं। साउथ टू नॉर्थ का मतलब क्या हो गया, साउथ टू नॉर्थ का मतलब हो गया J कैप, तो ये J कैप आ गया। ठीक है, तो इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो EVB H ये K कैप क्रॉस J कैप, J क्रॉस K I होता है, तो इसलिए ये -I हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो -I की डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि वेस्ट की तरफ लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स है वो वेस्ट की तरफ लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है वो वेस्ट की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे वेस्ट में, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा, है ना। तो जो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन है इज टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट। तो जो वेस्ट एंड है, वेस्ट की तरफ जो एंड होगा इज एट लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो वेस्ट पे लोअर पोटेंशियल होगा, तो ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बताते हैं ये लोग। तो देयरफॉर ईएमएफ इज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल वेस्ट हो गया, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, और सी पार्ट में पूछा है कि व्हिच एंड इज एट हायर पोटेंशियल, तो ईएमएफ लोअर से हायर की तरफ होता है, तो हायर पे क्या हो जाएगा, ईस्ट एंड आ जाएगा। तो जो ईस्ट वाला एंड है दैट इज एट हायर पोटेंशियल। नोट करिए बेटा।
नो सर। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है और जो विंग्स है वो भी साउथ से नॉर्थ की तरफ है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्योंकि लेंथ ऑफ द कंडक्टर के पैरेलल है तो इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ईएमएफ इंड्यूस नहीं करेगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज पैरेलल टू द विंग्स, पैरेलल टू विंग्स, therefore EMF will not be induced due to BH। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी तरह से उसकी वजह से EMF इंड्यूस नहीं होगा, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इन दोनों के वजह से होगा, बट इट विल बी ड्यू टू PV। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से EMF इंड्यूस होता है। तो जो EMF इंड्यूस है अक्रॉस द विंग्स वो कितना हो जाएगा, PLV का फॉर्मूला लगाइए और यहाँ पे ये वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है और उससे हमें वर्टिकल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है B sin डेल्टा। cos डेल्टा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और sin डेल्टा वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो ये LV होगी, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू डालिए। B की वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁻⁴ टेस्ला, तो B हो गया 5 × 10⁻⁴। डेल्टा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री, तो ये sin 30 डिग्री हो जाएगा। और जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है वो 25 मीटर, विंग्स की लेंथ दे रखी है 25 मीटर और वेलोसिटी दे रखा है 1800 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी को SI यूनिट में चेंज कर लेते हैं। 1800 किलोमीटर पर आवर ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, यानी कि वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड होगा। 5/18 मतलब 1000 मीटर डिवाइड बाय 3600 सेकंड्स, तो 5/18 आ जाता है। 18 से ये डिवाइड करोगे 100 × 5 500 मीटर पर सेकंड आ जाता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 500। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 5 25 25 625 10⁻⁴ × 10⁻⁻2 10⁻⁻2 बचेगा और sin 30 हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 312.5 × 10⁻⁻2, तो ये डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा तो 3.125 वोल्ट आ जाएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.125 वोल्ट।